Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. नमस्कार सुमेधा जी। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। निमिषा जी आ गई हैं। निमिषा जी लिख रही है नमस्कार सुमेधा जी। नमस्कार निमिषा जी। मैंने देखा है आप लगभग हर प्रोग्राम में पहली श्रोता होती हैं जो जुड़ जाती हैं। पहले 5-7 श्रोता में तो होती ही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज थोड़ी सी कमी खलेगी क्योंकि हमेशा हमारे साथ होती हैं आकांक्षा और हम दोनों मिलके अपने मित्रों का स्वागत करते हैं। लेकिन आज हाँ, रिचा जी लिख रही हैं आई एम ऑल्सो, बिल्कुल सही आप भी। और दीपिका जी, आजकल शुभ्रा जी भी जुड़ जाती हैं हर प्रोग्राम में, जल्दी से जुड़ जाती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, मैं कह रही थी कि आज आकांक्षा थोड़ी सी मिसिंग है क्योंकि आज आकांक्षा के यहाँ पूजा है। और अगर वो पूजा से छुट्टी पा गई आकांक्षा तो देखिए शुभ्रा जी का नाम लिया और शुभ्रा जी आ गई। हेलो शुभ्रा जी आजकल आप लोगों से रौनक रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आकांक्षा के बगैर ही हम स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं ये प्रोग्राम इनसाइड द राइटर्स डेन। आज हमारे जो मित्र हैं, जो अतिथि जुड़े हुए हैं, वो आपके थोड़े जाने पहचाने हैं क्योंकि वो हमारे इस सेगमेंट मेंजा के सेगमेंट से भी जुड़े हुए रहते हैं। तो उनका स्वागत करते हैं। द्वारिका जी, क्या आप आ चुके हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका। जी मैं आ गया हूँ। नमस्कार सुमेधा जी और बाकी सब दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि आप मेंजा से जुड़े हुए हैं तो हमें ज्यादा तकनीकी कोई दिक्कतें नहीं हुई और आप बिल्कुल टाइम से पहुंच गए हैं। तो आज आपका स्वागत करने के लिए मैं अकेली हूँ द्वारिका जी। तो हम शुरू करते हैं बातचीत। तो शुरुआत से ही शुरू की जाए कि जी बिल्कुल। आप यहाँ इनसाइड द राइटर्स डेन में हैं, यानी लिखने की कुछ एक परंपरा आपकी रही तो होगी बचपन से ही। कैसे शुरू हुआ? तो लिखने से पहले पढ़ना जरूरी है, ये मैं मानता हूँ। तो बचपन से ही मुझे बहुत जल्दी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था मेरे घर में। और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं जो मेरे से 3 और 4 साल बड़ी हैं, तो उनकी किताबें मेरे घर में जल्दी आनी शुरू हो गई थी। तो मैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया था स्कूल जाने से पहले ही। फिर जैसे जैसे मैं स्कूल में गया, मैंने अपने कक्षा के बड़ी वाली कक्षा की जो किताबें होती है वो मैं गर्मी की छुट्टियों में पढ़ लिया करता था मेरी बहनों की। और मेरे पिताजी को लिखने पढ़ने का शौक था। तो वो थे तो माइनिंग इंजीनियर, लेकिन हिंदी लिटरेचर से उनका काफी जुड़ाव था। तो वो काफी कवियों को और काफी राइटर्स को, हिंदी के राइटर्स को पढ़ते रहते थे। उनकी किताबें हमारे घर में आती रहती थी। तो एक माहौल था कि हिंदी पढ़ने का, हिंदी बोलने का। राजस्थान में मैं पला बड़ा तो वहाँ हिंदी बोलने का काफी रिवाज था। तो एक माहौल था घर में और धीरे धीरे वही माहौल बढ़ता गया। और लिखना जहां तक शुरू किया है तो वो उसके बारे में एक बहुत स्पेसिफिक इंसिडेंट था जिसने मुझे ट्रिगर किया। तो जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा उसके बारे में कि क्यों मैंने लिखना शुरू किया और किस दिन शुरू किया। आपको डिस्टर्ब करूंगी, थोड़ा सा टोकूंगी। शायद आवाज में कुछ दिक्कत है क्या? आपने मोबाइल दूर रखा हुआ है या हेडफोन यूज कर रहे हैं क्या? जी मैं हेडफोन यूज कर रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है क्या आपको? अगर आप हेडफोन निकाल के डायरेक्ट करें तो शायद ज्यादा आवाज आएगी। जी मैं ट्राई करता हूँ। जी अभी देखिए, अभी आवाज ठीक है? कुछ तो ज्यादा आ रही है। हमारे श्रोता जो जुड़े हुए हैं वो भी बताएं कि आवाज की क्लैरिटी अभी है कि नहीं है। तो हम बात आगे चलते हैं। आवाज ठीक है अभी? अभी तो मुझे ठीक लग रही है। जी बता दीजिएगा जहाँ पे भी अगर आवाज का कुछ आता है। तो कई बार हेडफोन्स या किसी दूसरी चीजों पे गड़बड़ रहती है। लिख दिया है आवाज ठीक है, तो चलिए ठीक है, बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे कि आपके बचपन में आप लिखने की शुरुआत कैसे हुई। तो आपने बताया कि लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया। ये एकदम सही बात है। जैसे मुझे क्या लगता है द्वारिका जी, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ इमोशंस तो चलते ही रहते हैं ना। और एक उम्र में हम में से सभी लगभग कुछ ना कुछ कागज में उतारते ही हैं।
लेकिन जो हमने कागज पे उतारा है वो एक्चुअली कविता है कि कहानी है कि क्या है, ये समझने में टाइम लग जाता है। तो आपको कब लगा कि अब जो मैं लिख रहा हूँ ये कविता है? जी, मेरा तो ऐसा हुआ कि मैंने लिखी ही सबसे पहले कविता ही लिखी। तो उसके पीछे भी ट्रिगर था। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और रेडियो पे हमने सुना, और वो उस जमाने की बहुत बड़ी नेता थी। और हम छोटे थे, मैं 9 साल का था, क्लास 4th में पढ़ता था। केंद्रीय विद्यालय जावर माइंस उदयपुर के पास में एक जगह है, एक माइनिंग टाउनशिप है जहां मेरे पिताजी काम करते थे। तो मैं काफी आहत हुआ और सबसे पहले मैंने उस दिन शाम को करीब 7-8 बजे, याद है मुझे, और मैंने एक कविता की कुछ पंक्तियां लिखी कि इंदिरा तुम तो हो गई कुर्बान, तुम तो थी बहुत महान, गांधी की इंदु थी तुम, नेहरू की प्रियदर्शिनी, देश बचाने आई तुम दूरदर्शिनी। तो ये मेरी पहले ही शुरुआत सबसे पहले इस कविता से ही हुई और सबसे पहले मैंने ये शुरू में ये कविता ही लिख डाली। और लिखने के बाद किसको दिखाई सबसे पहले, किसका एप्रिसिएशन मिला? ऑफ कोर्स सबसे पहले अपनी दोनों बहनों को दिखाई, जो उस जमाने में कक्षा 7 और 8 में पढ़ती थी, तो उनको पसंद आई। फिर माँ बाप को दिखाई तो माँ बाबा दोनों बड़े खुश हुए कि अरे तुमने लिखा तो कुछ है, मतलब। लेकिन उस दिन माहौल खुशी का नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ तुमने लिखा तो है कुछ, ठीक लिखा है। और हमारे चल गया कि पूत के पांव दिख रहे पालने में। ऐसा नहीं था, लेकिन घर में लिखने पढ़ने का माहौल था, तो चलो जी कुछ लाइनें लिख दी हैं और इंदिरा जी पे लिखी हैं, तो वो माहौल के मुताबिक था। लेकिन अगले दिन मैं जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, हमारे यहाँ मॉर्निंग असेंबली होती थी और एक हाउस सिस्टम होता है केवीज में कि आपके हाउस की एक बारी होती है और एक हफ्ते के लिए एक हाउस वो मॉर्निंग असेंबली को कंडक्ट करता है। तो मैं 4th में था, तो हमारे प्राइमरी सेक्शन में 5वीं तक कक्षा होती है, तो 4th वाले थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं जाके स्टेज पे अगले दिन इंदिरा जी पे शोक सभा हो रही थी, तो मैंने अपने टीचर को कहा कि मैं मॉर्निंग असेंबली में ये कविता इंदिरा जी को डेडिकेट करते हुए सुनाना चाहता हूँ। और मेरे टीचर्स बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा जरूर सुनाइए। तो स्टेज पे जाके मैंने सुना दिया। तो मेरे हिंदी के टीचर थे हरिओम गुप्ता सर, उनको पसंद आए। फिर दूसरे लोगों ने भी कहा कि नहीं तुमने ठीक लिखा है। तो वहां से लिखना का सिलसिला चालू हुआ। फिर एक छोटी सी डायरी मिली मुझे, लाल कलर की हमेशा होती है, मैरून कलर की डायरी थी मेरी। उस मैरून कलर की डायरी में फिर मैंने धीरे धीरे कुछ और पंक्तियों को लिखना शुरू किया। फिर कभी नेचर पे लिखा, कभी नया साल आया तो उस पे लिखा, कभी हवा बह रही है तो उस पे लिखा, कभी। तो ऐसा मेरा सिलसिला लिखने का चलता रहा। फिर हिंदी के टीचर्स थे मेरे, बाकी टीचर्स थे, मेरे प्रिंसिपल थे ताहिर नैयर साहब, तो वो गुजर गए, लेकिन उन्होंने काफी इस बात को बोला कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो। स्टेज पे मुझे मौका मिलता रहा सुनाने का। तो करीब 11-12 साल उस टाइम के बाद से स्टेज, स्कूल और उसके बाद कॉलेज में मैं हमेशा थोड़े टाइम तक कॉलेज में लिखता रहा। फिर मैंने रेडियो में भी सुनाया। मेरे टीचर्स थे ब्रह्मगत गौतम साहब, मेरी टीचर थी अपर्णा महापात्रा मैडम, तो उनसे काफी मेरे को माहौल मिला। उन्होंने मुझे काफी बोला कि नहीं तुम ठीक लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, सुधारो, इसमें ये चीजें करनी चाहिए। फिर घर में ऑफ कोर्स लिखने पढ़ने का माहौल था, तो मधुशाला घर में बहुत जल्दी आ गई थी। तो मैं 5वीं में था तो मधुशाला पढ़ डाली थी मैंने सो वो सारी चीजें। फिर मैं कवियों को पढ़ता था, उस जमाने के जो बड़े बड़े कवि थे। फिर साहित्य साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बिनी और धर्मयुग घर में आते थे, तो वहां पढ़ने का माहौल मिला। फिर कभी कभी कवि सम्मेलन होते थे, तो वहां बाकी बाल कवि बैरागी साहब को और रमानाथ अवस्थी साहब को और बड़े कवियों को सुनने का मौका मिला। तो ऐसा माहौल बनता रहा कि लिखने का और पढ़ने का और समझने का। और 84 से लेकर 95 तक ये माहौल चलता रहा और तब तक मैं काफी कुछ लिखता भी रहा। उसके बाद रुक गया। मैं ये पूछूंगी कि तब तक ये कत्थई डायरी आपके साथ थी क्या? जी जी बिल्कुल चली जी, आज भी है। अच्छा क्योंकि आप नाम सहित, दिनांक सहित सारी चीजों को अपने जहन में बसा कर रख रहे हैं, तो आपने बहुत सारी पुरानी चीजें समेट कर रखी हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। जी, मैं वो कबाड़ी हूँ, उसका संदूक में सब कुछ रखता रहता हूँ। मेरी जिंदगी में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं याद नहीं रखता, लेकिन मैं भूलना नहीं जानता। तो वो एक कई बार चीजों को भूलना भी चाहिए, लेकिन वो ऐसी मेरी मेमोरी है। लोग बाग इस बात को या तो कई बार बढ़ावा देते हैं और कई बार परेशान हो जाती है मेरी मेमोरी से कि तेरे को क्या क्या याद रहता है, तेरे कबाड़ी दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। तो आज तक वो चीजें याद हैं जिनका इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में, और ये सारे लोग और सारी चीजें और ये इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हमेशा रहे।
तो वही 95-96 तक मैंने लिखा। वो रेडियो में भी सुनाया, उदयपुर में आकाशवाणी में मैं होस्ट भी करता था युवाणी। तब तक चला लिखने का सिलसिला, फिर 20 साल बंद हो गया। अमूमन होता है, वो एक दौर होता है जब हम करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आपके साथ भी? ऐसा ही होता है। फिर जिंदगी में कई बार कामयाबी मिलती है और नाकामियां आपको ज्यादा मिलती हैं, तो आप नाकामियों के बोझ तले दबते जाते हैं, और धीरे धीरे जो आपके सोचने का तरीका है या फिर आपके ऊपर प्रेशर होता है और काफी बाकी चीजें होती हैं लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए, तो वो जो आपका क्रिएटिव आउटपुट है वो धीरे धीरे वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। और वैसा ही रहा, धीरे धीरे वो चीज दबती गई। मैं अपने करियर को लेके लिखने लगा। फिर आप जानते हैं मैं प्रोफेसर हूं, तो मैं जब अपने एकेडमिक लाइफ में आया तो फिर मैंने एकेडमिक राइटिंग शुरू कर दी। वो सब अंग्रेजी में था, तो वो मैं एकेडमिक जर्नल्स में अपनी किताबों में मशगूल हो गया, पढ़ाने में, लिखने में। तब मैंने किताबें लिखनी शुरू करी रिटेल पे, मार्केटिंग पे। तो वो अपना मेरा जो क्रिएटिव आउटपुट था वो कभी कभी इधर उधर छिटक पुटक निकलता रहा। गुलजार साहब की किताबें पढ़ पढ़ के कभी कभी निकल आता था, कभी त्रिवेणी लिख दी, कभी कुछ लिख दिया, लेकिन वो ऐसा ही रहा, बिल्कुल आगे पीछे ही रहा। कुछ 20 साल कुछ हुआ नहीं खास। तो पहली जब कविता आपने लिखी थी तब आपको दुख का एक झटका लगा था, तब आपकी पहली कविता निकली? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल। दोबारा शुरुआत हुई उसके लिए क्या कोई वापस एक झटका आया? ये अंदर वो झटका आया। वो मसूरी में था मैं, जो प्रशासनिक अकादमी है लाल बहादुर शास्त्री लबासना जिसको बोलते हैं, जहाँ IAS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलती है, वहां पे मैं प्रोफेसर था 1 साल के लिए। तो मसूरी बहुत सुंदर जगह है, मेरी अपनी जगह है, मैं पहाड़ का हूँ, उत्तराखंड का हूँ। तो माहौल बहुत सुंदर था। और मुझे उस जमाने में काफी एक यंग युवा से मुलाकात हुई, उसका नाम था दीपक रमोला। तो दीपक काफी अच्छी कविताएं लिखता है। वो उस जमाने में 25 साल का था, अब तो खैर 30-32 का हो गया है। और वो बॉलीवुड में फिल्मों के लिए काफी गाने वाने लिख रहा था, काफी अच्छा काम कर रहा था, बोलता बड़ा अच्छा है। तो मसूरी में मेरे को मिलने आया था वो। तो बातें करते करते उसने अचानक से पूछा कि आपसे बात करते हुए हमेशा ऐसा लगता है कि आप शायद लिखते हैं। हिंदी में जो बात हो रही थी मेरी और दीपक की, अमूमन अंग्रेजी में बात होती है, सोचते भी आजकल अंग्रेजी में, तो हिंदी में इतनी मुलाकात बात होती नहीं। तो मैंने कहा, हाँ दीपक, एक जमाना था जब मैं लिखता था। तो उसने कहा, द्वारी सर प्लीज बताइए कहाँ है वो कविताएं, किधर हैं, कहाँ छुपा के रखी हैं? तो वो डायरी तो नहीं मिली उस जमाने में, लेकिन कुछ थी मेरे गूगल जीमेल पे, मैंने कहीं पे कुछ संजो के रखी थी, कुछ कविताएं छोटी मोटी पुरानी, कुछ त्रिवेणियां थी। तो मैंने उसको दिखाई, तो उसने कहा, यार सर आप क्यों नहीं लिख रहे हो वापस से, क्या बात कर दिया आपने, अच्छा लिखते थे। मैंने कहा, जमाना गुजर गया, 20 साल हो गए, अब तो कहाँ, अब तो लाइफ आगे जा रही है, तो मौका लगता ही नहीं है। तो बोला, नहीं आप प्लीज लिखिए। तो उसने थोड़ा सा मुझे कुरेदा, थोड़ा सा उस चीज को बोला, और इतना अच्छा बच्चा, इतना अच्छा लिखता है, कविता करता है, पूरी दुनिया में, विदेशों में बड़ा फेमस लड़का, अमिताभ बच्चन उनके गाने गा रहे हैं। मतलब ऐसा बच्चा अगर मुझे बोल रहा है कि सर आपको वापस से लिखना चाहिए, तो 40 की उम्र में मैंने सोचा, हाँ चलिए कुछ तो करे। लेकिन ये कविता आप जानते हैं कि प्रोज जैसा है नहीं, कहानी जैसा है नहीं कि आप एक दिन लिखने बैठे हैं, चलिए आज मैं शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो एक दिन बारिश हुई बढ़िया मसूरी में, और टीन की छत थी मेरी, मसूरी वाला बड़ा पुराना घर था मेरा, 1923 का ब्रिटिश बंगलो था। और बाहर जब निकला तो मौसम बहुत खुशनुमा रहता है बारिश के बाद मसूरी में अगले दिन सुबह। तो अचानक से कुछ मन के अंदर उद्गार निकले, और उनको मैंने झट से उस जमाने में लिख डाला कि मतलब जो भी मेरे मन के अंदर उस टाइम पे आया, तो मैंने उसको जल्दी से लिख डाला कि सुनाता हूं कि कल रात कड़कड़ाके बिजली गिरी, लाल टीन की छत पर भरा भरा पानी बरसा छमाछम था। सुबह उठा तो कोहरे की रुई में लिपटा सूरज नम, और काली सफेद धुंध में सिकुड़ा चीड़ जम था। उधमी लंगूरों का परिवार गेरुआ झोपड़ी के कोने में दुबका, सिमटा चिपटा गरम था। तो ये पहली कुछ लाइनें थी जो निकल आई। फिर वो बढ़िया कविता बन गई, तो मैंने लिख डाली, फिर कुछ लोगों के साथ शेयर कर दी, अपनी पत्नी को भेजी, दीपक को भेजी। हम सबको रमोला जी को धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने वापस एक कवि को जगाया। जी, मेरी किताब में उनका जिक्र है, और मेरी किताब को फॉरवर्ड भी दीपक ने ही लिखा है। उसने कहा था, द्वारी सर मैं ही लिखूंगा आपकी, जब आपकी किताब आएगी, क्योंकि ही वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन हैविंग दिस। तो अब इस किताब के विषय में बात करते हैं द्वारिका जी। ये कैसे बना कि अब मुझे कविताओं को किताब की शक्ल दे देनी चाहिए? नहीं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब 2016 के बाद मैंने ढंग से लिखना शुरू किया, तो फिर जो होता है ना, एक बार पानी का बांध
मतलब नदी का टूटता है तो फिर लिखता ही चला जाता है, तो वो फिर चलता रहा। तो करीब 2016 से 2020-22 के बीच में करीब मैंने 400-500 कविताएं लिख डाली। 20 साल में 20 नहीं लिखी थी और यहाँ 4-5 साल में 300-400 लिख डाली। तो थोड़ा बहुत बड़े कवि को दिखाया, 2-4 पुराने सीनियर लोगों को उन्होंने मुझे हौसला दिया कि नहीं अच्छा लिख रहे हो, लिखते रहो और पढ़ो और लिखो। तो पवन झा हमारे बड़े भाई हैं, वो काफी बड़े लिटरेरी क्रिटिक हैं, वो गुलजार साहब के बड़े दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी और कच्चा है, थोड़ा और पकाओ। फिर प्रताप सोमवंशी भाई साहब हैं, वो बड़े पोएट हैं, उनकी बड़ी कविता बड़ा फेमस है, उनकी किताब इतवार छोटा पड़ गया। तो प्रताप भाई को दिखाई तो बड़ा छोटे भाई की तरह उन्होंने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट दिया कि नहीं द्वारी ठीक लिख रहे हो, लिखते रहो। फिर धीरे धीरे काफी ऐसे लोग बाग मुझे मिलते रहे। फिर एक नीलांबर करके कलकत्ते की एक सांस्कृतिक संस्था है नीलांबर, तो नीलांबर में यतीश हमारे दोस्त हैं, उनकी किताब बड़ी बड़ी फेमस हो गई, अंतस के खुरचन। तो यतीश और मैं साथ में काम करते थे, ब्रेथवेट कंपनी के वो सीएमडी है, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, लेकिन शाम शाम को कविता हमारी होती थी। तो उन्होंने मुझे एक दिन लिटरेरिया कोलकाता उनका फंक्शन था, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आके सुना दीजिए, बड़े लोग सुन रहे हैं तो आप भी थोड़ा सुना दीजिए कविताएं। फिर कादम्बिनी में एक कविता छप गई मेरी। तो धीरे धीरे ऐसा हौसला मिलता रहा, तो एक थोड़ा सा कलेक्शन बनाने का मन में सोचा और लोगों से हौसला मिला। फिर दोस्तों ने कहा कि नहीं देखिए कर लीजिए, तो धीरे धीरे इसको बनाने का एक मन में ख्याल आया। और फिर अभी मैंने 3 कलेक्शन बनाए, उनमें से एक कलेक्शन ये आपके सामने अभी आया है, उम्मीदों के पंख, 81 कविताओं का, बाकी एक 99 कविताओं का अलग है और एक 50 कविताओं का अलग है। तो वो तीनों कलेक्शन अभी रेडी हैं, अलग अलग स्टेजेस में हैं, कभी एडिटर के पास हैं, कभी कुछ है, तो चल रहा है। लेकिन है मतलब अभी हौसला मिला है कि लोगों के सामने अपनी कविताएं लेके जा सकूं। फेसबुक पे कभी कभी शेयर करता रहता था, तो मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, लेकिन अब जाके हिम्मत मिली कि थोड़ा सा लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर पाऊं, तो ये किया है मैंने, ऐसी हिम्मत मैंने कर डाली है। अब पता नहीं ये सब पाठकों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको नकार देते हैं या प्यार देते हैं। आपने जितनी हिम्मत से लिखा है, लोग उतनी हिम्मत से पढ़ेंगे। जी, मैं ये पूछना चाहती थी, ये जो संकलन आपने तैयार किया, फिर कविताओं का चुनाव किस आधार पर किया कि इन कविताओं को इसमें रखूंगा पहले संकलन में और बाकी दूसरे, किस तरह से चुनाव किया? तो वो क्रोनोलॉजिकली थोड़ा सा किया है। तो ये मेरे पहले भाग की कविताएं हैं, करीब 2016 से करीब 2018-19 के बीच की कविताएं हैं। कुछ कविताएं मैंने अपनी पुरानी डायरी से निकाली, जो 91, 92, 93, 94, 95 के आज लिखी थी, और आज भी सामयिक हैं, आज भी रेलेवेंट हैं। कुछ कविताएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक कविता मैंने अपने पिताजी के लिए लिखी थी, क्योंकि वो उत्तराखंड के गांव से निकल कर राजस्थान में काम करते थे, और जब मेरी दादी और मेरे दादा की डेथ हुई अलग अलग समय में, तो दोनों टाइम में मेरे पिताजी जा नहीं पाए, तो एक कविता उनके लिए लिखी थी कि आज कितना आगे निकल आया हूं मैं, स्मृतियों को छोड़ पीछे अपने अतीत का गला घोंट कर, शायद बहुत कुछ खोकर। तो ऐसी ऐसी कुछ कविताएं जो सामयिक रहीं और कुछ मेरे दिल के काफी करीब हैं, तो उनको भी शामिल किया। और फिर उनको अलग अलग क्लासिफिकेशन मैंने बनाया, करीब पहले 100 बनाई, उनको एडिट किया, उनको फिर देखा, छांटा, लोगों से बात करी, उन्होंने कहा नहीं कुछ कच्ची हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके मैंने करीब 4 भागों में विभाजित किया है मेरे संकलन को। उसमें पहला है अस्तित्व और प्रतिबिंब, जिसमें काफी मेटाफर्स लिए हैं जिंदगी के। दूसरा है पहाड़ और उसकी यादें, तो मैं पहाड़ी आदमी हूं, तो मैंने जब मैं पहाड़ गया हूं और पहाड़ से जुड़ी मेरी यादें रही हैं, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, जिसमें 6 कविताएं हैं। पहले वाले में करीब मेटाफोरिकल एग्जिस्टेंशियल है, तो उसमें 20 कविताएं हैं। तीसरे में है जिंदगी और उसकी चिपकी दास्तानें, तो मैं काफी ऑब्जर्वेशनल पोएट हूं, थोड़ा अलग तरीके का कवि हूं। मैं जिंदगी की जो माइन्यूट से छोटी सी छोटी चीजें हैं उनको गौर से देखता रहता हूं। मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, तो काफी टाइम भी है, आई थिंक प्रोफेसर हूं, काफी टाइम रहता है मेरे पास जिंदगी में, तो मैं छोटी छोटी चीजें देखता रहता हूँ। चींटियां कहाँ चल रही हैं, चादरों का क्या हो गया है, कभी कार की सीट फट गई है तो उसका क्या होगा, कभी मैं फ्लाइट में जा रहा हूं तो वहां पे मेरे को कागज का, अगर गिलास में पानी मिलता है तो मेरे को कुछ कागज याद आ जाते हैं, पतंग वाले। कभी मेरे को मेरी शेल्फ नजर आ जाती है, कभी फोन का चार्जर, कभी सिक्योरिटी गेट। कभी मैं ट्रेन में जाता हूं तो मुझे वहां के किस्से समझ में आते हैं, तो वहां के ऊपर कुछ लिख लेता हूं। तो ये जिंदगी के कुछ दास्तानें हैं, तो उनके ऊपर मैंने लिखा है। और चौथा भाग है वो छोटी छोटी कविताएं हैं, उनका नाम है कुछ बिखरे ख्याल और आवारा लम्हे।
तो वो छोटी छोटी नज़में हैं जो जिंदगी के अलग अलग मेरे जो मूड रहे हैं, वो काफी मूडी कविता है। तो जिस टाइम पे जब किस मूड में मैं रहा होऊंगा, या फिर मेरे को कुछ ट्रिगर मिला होगा, कुछ कॉन्वर्सेशन आई होगी, कुछ बात मिली होगी, कुछ मैंने विजुअल देखा होगा, मैं काफी विजुअल पोएट हूँ, तो चीजें मुझे दिखती हैं, कोई मुझे कभी कोई फोटो भेज देता है या कभी कुछ वीडियो आता है, तो उससे मुझे एक बड़ा एक ट्रिगर मिल जाता है और मैं कुछ लिख देता हूँ उस पर। तो वो मैंने उनको समेटा है वहां पे। और इसका नाम जो रखा है मैंने, इसका नाम रखा है उम्मीदों के पंख। वो इसलिए रखा है कि मैं जब मसूरी में पढ़ाता था तो मेरा एक ड्राइवर मुझे छोड़ने आया टैक्सी से, देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी में, और उसने बड़े ही सादगी भरे ढंग से मुझसे पूछा कि सर आप क्या IAS ऑफिसर हैं? तो मैंने ये कहा उसको, सुमेधा जी, कि नहीं, मैं तो उनको पढ़ाता हूं। तो उसने पूछा कि सर आप बनते कैसे हैं IAS ऑफिसर? तो मैंने उसको UPSC की पूरी प्रोसेस समझाई। फिर वो हंसने लगा कि सर आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, मैं तो बन नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी उम्र है और आप में अगर मेहनत करने का दम है, इच्छा है और दम है, जिगरा है, तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया सपोर्ट करती है अगर आप में दम है तो। कहता नहीं सर, मेरी तो उम्र निकल गई, लेकिन मैं अपनी बच्चियों के लिए पूछ रहा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने पूछ डाला कि भाई कितनी बड़ी है, क्योंकि माशाल्लाह वो शक्ल से काफी जवान दिख रहे थे। शमशेर नाम है उनका, शमशेर गुसाई। तो कहता नहीं सर, वो तो 7 और 9 साल की हैं अभी। वो 6 साल पहले की बात है, 2016 की 26 फरवरी की बात है। तो मैंने कहा माशाल्लाह अभी तो बहुत छोटी हैं आपकी बेटियां। तो उन्होंने बड़ी ही प्यारी बात कही सुमेधा जी मुझे, कि सर आज से सोचूंगा नहीं तो सपने कब देखूंगा। इतनी बड़ी बात थी और इतनी सादगी ढंग से शमशेर ने मुझे बोल दी। तो मैं झटपट घर आया, मैंने एक अखबार के पन्ने को फाड़कर उसमें फटाफट 1-2 लाइन लिखी, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। और वो 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं कि सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता, सपनों को उड़ने के लिए हवाई जहाज का टिकट नहीं लगता, बस पलकों को उम्मीदों के पंख चाहिए। और फिर बाकी कविता आई कि ख्याल पकाने के चूल्हे कम नहीं, नई सोच के कोयलों को एक चिंगारी चाहिए। और उसके बाद वो पूरी कविता है जो सेंट्रल जिस पे रही। तो जब मैंने और मेरी पत्नी स्नेहा नौटियाल, वो आर्टिस्ट हैं, वो पेंट करती हैं, ऑयल पेंट्स करती हैं काफी बड़े। तो जब हम सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखा जाए और क्या इसकी थीम रखी जाए, तो उम्मीदों के पंख सबसे पहले हमारे जहन में आया। और वो शमशेर, उसकी बेटियां दीपिका और चारू को समर्पित भी है ये कविता और इसका टाइटल। और फिर मेरी पत्नी ने इसका एक बहुत सुंदर एक पोर्ट्रेट बनाया, इसका एक कवर डिजाइन बनाया एक ऑयल पेंटिंग करके, और वही हमने इसमें कवर में यूज भी किया है, जिसमें एक हाथ में जुगनू है और ऊपर तारे हैं, और जुगनू के उड़ने की एक इच्छा है, वही हमने उम्मीदों के पंख रखा है। और हम चाहते हैं कि इसको देख के लोग इंस्पायर हों, मेरी कहानी को देखें, समझें कि हाँ आप भी कोशिश कर सकते हैं सोचने की, समझने की, लिखने की। और एक मेटाफर है कि आपके लिए आपकी उम्मीदों के पंख भी आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में लेके जाएंगे। तो ये कहानी शमशेर और उसकी बेटियों से मुझे इंस्पिरेशन मिली इसकी। जी, क्या ये किताब छपने के बाद कभी शमशेर जी से कोई बात या मुलाकात हुई आपकी? शमशेर पिछले 6 साल से मेरा रेगुलर ड्राइवर है, देहरादून जब भी जाता हूँ, और उसकी बेटियों को मैं सपोर्ट भी करता हूँ। और अब ये छप गई है, तो अगली बार जब देहरादून जाऊंगा तो अपने हाथ से दोनों को गिफ्ट करूंगा, उसको और उसकी बेटियों को। उसको बता दिया है कि किताब आ गई है, उसको फोटो दिखा दिया है मैंने, बट मैंने कहा तुम खरीदना नहीं, मैं आऊंगा। और मैं ऐसे कुरियर भी नहीं करूंगा, मैं खुद पर्सनली तुमको और तुम्हारी बेटियों को इस किताब को गिफ्ट करूंगा। द्वारका जी, यहीं पर मुझे ये बात लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है ना, साहित्यकार का काम है लिखना, आगे उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन ये गलत है। ये जो बात है कि हाँ लिखना और उस लिखने को आगे बढ़ाकर लोगों को इंस्पायर करना, ये भी साहित्यकार का काम है, केवल लिख देना। मैं तो ये मानता हूं कि मैं साहित्यकार नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात ये मानता हूं मैं कि लिखना मेरे लिए एक एक्सप्रेशन का आउटलेट है। मैं उसको एक साहित्यिक तरीके से नहीं देखता हूं, लोग देखते होंगे, मैं नहीं देखता। मेरा ये मानना है कि आप जैसे हैं वैसे ही आप लिख पाएंगे। आप अगर प्रिटेंड कर रहे हैं अपनी साहित्य में कुछ और आप निजी पर्सनल जिंदगी में कुछ और हैं, तो ये धोखा है, ये छलावा है। आप हैं जैसे हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं। तो ये आपके साहित्य की एक समझ लीजिए कि
एक एसिड टेस्ट है, ये लिटमस टेस्ट है। इसलिए मैं जैसा हूं, जैसा दिखता हूं, बोलता हूं, काम करता हूं, वैसा ही लिखता भी हूं। मुझे कोई गुमान नहीं है कि मैं एक लिटरेरी चीजों को काम करता हूं। मैं वैसा नहीं मानता। मैं जैसा हूं वैसा ही काम भी करता हूं। उम्मीद है आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वैसे ही लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। द्वारिका जी, आपको पता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड समय होता है और देखिए बातों में पता ही नहीं चला, हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं और अभी हम ऑडियो वाले विषय पे हमने बात ही नहीं की। आप ऑडियो से भी जुड़े हुए हैं बहुत। हाँ, तो अब मैं, क्योंकि पहले आकाशवाणी में काम करता था तो थोड़ा बहुत मैंने उस टाइम पे ऑडियो के साथ काम किया। 95-96 के बाद फिर जिंदगी में मौका नहीं मिला। अब मेंजा पे मुझे मौका मिला है। उदय किरण, अरिसूदन हमारे 2 दोस्त हैं जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, कान पकड़ के मुझे मेंजा में ये लोग लाए हैं। और मैं एक काम करता हूँ उसमें कि जिंदगी का लिसनिंग पोस्ट मेरा एक चैनल चलता है जिसमें मैं लोगों को लेके आता हूँ और उनकी इंटरेस्टिंग जिंदगी के बारे में बात करते हैं। कई मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी होते हैं। आपको टोकेंगे, अब कभी मौका पड़ा तो हम जरूर फिर से बात करेंगे। अभी हम आपको शुक्रिया कहेंगे, आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio conversation.